चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मानव मादा में सहायक जनन ग्रंथियाँ। यानी कि जो मानव का जो मादा सदस्य है उसके जनन प्रक्रिया जब होता है तो उसमें कौन कौन से सहायक ग्रंथियाँ भाग लेती हैं। तो चलिए अध्ययन करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला अगला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आप लोगों को अपने द्वारा बनाया गया फिगर के माध्यम से मैं समझाने वाला हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि वीडियो के अंत तक बने रहें। स्त्रियों में दो सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए, जो मानव का जो स्त्री सदस्य होता है इसमें दो सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला बताया जा रहा है इसमें बार्थोलिन की ग्रंथियां और दूसरी होती हैं स्तन ग्रंथियां। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बार्थोलिन की ग्रंथियां। तो यह स्त्री के मूत्र मार्ग की दीवार में श्लेष्मा का स्रावण करने वाली सेम के बीज के आकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन्हें बार्थोलिन की ग्रंथियां या प्रगाढ़ ग्रंथियां कहते हैं। मैथुन क्रिया के समय इन ग्रंथियों से स्रावित श्लेष्म स्नेहक का काम करता है। देखिए, ये मादा का बाह्य जननांग है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बार्थोलिन की ग्रंथियां दो ठोस सेम के बीच की आकार की पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको बार्थोलिन की ग्रंथियां। तो यहाँ पे आपको बार्थोलिन की ग्रंथियां दिखाई दे रही हैं कि जो श्लेष्मिक पदार्थों का स्रावण करती हैं। और ये श्लेष्मिक पदार्थ का स्रावण जो है इसका कार्य जो होता है, जैसे ही पुरुष योनि द्वार में जो है अपने शिश्न को प्रवेश कराता है तो बार्थोलिन की ग्रंथियां या प्रगाढ़ीय जो ग्रंथि होती हैं जो दो पाई जाती हैं बीच के आकार की, ये इससे स्रावित होने वाला जो पदार्थ होता है, जो तैलीय तरल पदार्थ होता है, वो शिश्न के घर्षण और योनि के घर्षण में सहायता करता है। यानी कि आसानी से आने जाने देता है घर्षण में। तो इस तरह से इस जो है बार्थोलिन की ग्रंथियां पदार्थों का सेक्रेशन करती हैं और मैथुन क्रिया में सहायता करती हैं। तो इस तरह से हम बार्थोलिन की ग्रंथियां को कह सकते हैं जनन ग्रंथियां, सहायक जनन ग्रंथियां। यानी कि स्त्री में सहायक जनन ग्रंथियां यही है। बार्थोलिन की ग्रंथियां पहली है। दूसरी होती है स्तन ग्रंथियां। तो चलिए स्तन ग्रंथि के बारे में स्टडी करते हैं। स्तन ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड्स, नर एवं मादा दोनों के वक्ष भाग में सामने की ओर दो उभरे हुए चुच्चुक यानी कि निप्पल उपस्थित होते हैं। तो ये मानव में पाए जाने वाली जो है दूध ग्रंथियां हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चुच्चुक दिखाई दे रहा है। ये मानव के दोनों सदस्यों में पाया जाता है, स्त्री और पुरुष दोनों में पाया जाता है ये। और स्त्री और पुरुष दोनों में पाया जाता है। चुच्चुक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको मैं बता दूं कि ये पूरी भाग जो है पुरुषों में कम विकसित होता है लेकिन स्त्रियों में बहुत ज़्यादा विकसित होता है। इसलिए ये पुरुषों में सुविकसित नहीं होता है बल्कि अल्प विकसित होता है और स्त्रियों में सुविकसित होता है। ये जनन सहायक ग्रंथियां हैं। स्त्री की जनन सहायक ग्रंथियां आपको ये दिखाई दे रहा है, जिसको कहते हैं स्तन ग्रंथि। तो ये जनन सहायक ग्रंथियां में आ जाता है स्तन ग्रंथि। तो ये स्तन ग्रंथियां दुग्ध का उत्पादन करती हैं। जो बच्चा पैदा होता है उसके बाद इसमें से दूध का स्रावण होने लगता है। तो चलिए इसके बारे में अच्छी तरह से हम लोग अध्ययन करते हैं। प्रत्येक चुच्चुक के चारों ओर का क्षेत्र
वर्णक युक्त होता है, जिसे स्तन परिवेश यानी कि एरियोला कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको स्तन परिवेश दिखाई दे रहा है। इस भाग को स्तन जो है परिवेश कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्णक युक्त होता है। वर्णक युक्त का मतलब कि यहाँ पे मेलानिन नामक पदार्थ ज़्यादा पाया जाता है। मेलानिन नामक रासायनिक पदार्थ यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, इस कारण इतना भाग गोला सा यहाँ पे काला दिखाई देता है। नर हो या पुरुष हो, इसमें दोनों सदस्यों में, मनुष्य के या मानव के दोनों सदस्यों में यहाँ इस भाग पे काला दिखाई देता है, क्योंकि ये वर्णक युक्त होता है। यहाँ पे मेलानिन नामक पदार्थ जो होती है ज़्यादा पाई जाती है, जिस कारण ये भाग काला होता है। तो इस भाग को हम क्या बोलते हैं? स्तन परिवेश बोलते हैं। यहीं से स्तन का परिवेश होता है, अर्थात यहीं पे चुनचुक खुलता है, निप्पल खुलता है, यहाँ दुग्ध नाल पाया जा रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। मादा में चुनचुकों के चारों ओर का अधिकांश भाग वसा के जमाव तथा पेशियों की प्रचुरता के कारण स्तनों के रूप में फूला रहता है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये पूरा भाग फूला हुआ पाया जाता है। क्यों फूला हुआ पाया जाता है? चुंचा के चारों तरफ क्यों फूला हुआ पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे वसा की मात्रा, देखिए यहाँ पे वसा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, माने प्रचुरता इसकी ज़्यादा पाई जाती है इस भाग में, तथा इसमें जो है पेशियाँ भी उपस्थित होती हैं, पेशी और पेशियाँ भी उपस्थित होती हैं, जिसके कारण ये पूरा भाग फूला हुआ दिखाई देता है, गोल सा फूला हुआ भाग दिखाई देता है। तो इस तरह से वसा और पेशियों के प्रचुरता के कारण यानी कि ज़्यादा पाए जाने के कारण ये भाग फूला हुआ दिखाई देता है। प्रत्येक स्तन स्रावी ऊतकों का बना रहता है, जो 15 से 20 पालियों में बटा रहता है। इनके बीच बीच में वसीय ऊतक भरे रहते हैं। तो माता का जो स्तन होता है वो किस ऊतक से बना होता है? जो अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी होते हैं, यानी कि कुछ पदार्थों का स्रावण करते हैं, तैलीय तरल पदार्थों का स्रावण करते हैं। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि इसका निर्माण जो है, स्तन का निर्माण स्रावी ग्रंथियों से हुआ है। जो स्रावी ग्रंथि क्या मतलब? स्रावी ऊतकों से हुआ है, जो अनेक पदार्थों का स्रावण करती हैं। अब इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्तन होता है ये 15 से 20 पालियों में बटा होता है, यानी कि अगर इसका पार्ट देखा जाए तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जब इसको सेक्शन करेंगे तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। 15 से 20 पालियाँ उपस्थित होती हैं, इसमें भागों में बटी होती हैं। इनके बीच बीच में वसा भरे होते हैं, इनके बीच बीच में वसा भरे होते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वसा है, ये वसा की इसमें प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो बीच बीच में वसा भी भरा होता है। इसके अंदर वसा भी भरा होता है। प्रत्येक पाली में कई छोटी छोटी पालिकाएं होती हैं। प्रत्येक पालिका में अंगूर के गुच्छों के भांति अनेक दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें कूपिका कहते हैं। जब यहाँ पे देखेंगे कि जो 15 से 20 पालियाँ पाई जा रही हैं, तो प्रत्येक पाली में जो है पालिका उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे पालिका उपस्थित होते हैं, और इस पालिका के अंदर जो है कूपिका उपस्थित होते हैं, और कूपिका दुग्ध का श्रावण करते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें ग्रंथियाँ पाई जाती है, दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर देखिए दुग्ध पालिका पाया जा रहा है, ये दुग्ध पाली है। तो प्रत्येक पाली में दुग्ध पालिका पाया जाता है, और प्रत्येक पालिका में दुग्ध कूपिका उपस्थित होता है, जो दूध का श्रावण करती हैं, जिन्हें सुचारू रूप से हम कूपिका कहते हैं, यानी कि दुग्ध कूपिका कहते हैं।
ये दुग्ध का श्रावण करती हैं, दुग्ध कूपिका दुग्ध का श्रावण करती हैं। गर्भावस्था के समाप्त होने पर कूपिकाएं फैल जाती हैं और इनसे दुग्ध का स्रावण होने लगता है, जो पालिकाओं में कुछ छोटी छोटी द्वितीयक वाहिनिकाओं में बहता है। तो मैं समझा रहा था कि जब गर्भावस्था जब ख़त्म हो जाता है, यानी कि जब लैक्टेशन हो जाता है, जब बच्चा बाहर जब निकल जाता है, प्रसव जब हो जाता है, तो यहाँ पर दूध का लैक्टेशन माने दूध का सेक्रेशन होने लगता है। यानी कि जब दूध ग्रंथियाँ दूध का स्रावण करती हैं, तो जितनी कुपिकाएँ होती हैं ये फूल जाती हैं, और फूलने के बाद दुग्ध नाल में दुग्ध आ जाता है, और दुग्ध नाल में दुग्ध आ जाता है, वाहिनी में आ जाता है, और दुग्ध नाल द्वारा यहाँ पर चुंचक द्वारा बाहर निकल जाता है, जिसको बच्चा अपने मुंह से पकड़कर प्रेशर के साथ खींचता है। तो अब ये दुग्ध नाल में दूध जो होती है, या दूध वाहिनी में जो दूध पाई जाती हैं, वो चुंचक के द्वारा बाहर निकलने लगती हैं और बच्चे के मुंह में जाने लगता है। देखिए, ये नलिकाएं मिलकर प्रत्येक पाली से दुग्ध वाहिनी बनाती हैं। यानी कि जो दुग्ध नलिकाएं होती हैं वो मिल करके एक बड़ा सा पाली से जो है दुग्ध वाहिनी का निर्माण कर लेती हैं। मतलब मिल करके दुग्ध नलिका का निर्माण कर लेती हैं, दुग्ध वाहिनी का निर्माण करती हैं। देखिए यहाँ पे दुग्ध नाल जो दिखाई आपको दे रहा है, ये दुग्ध वाहिनी का निर्माण करती हैं। बहुत ज़्यादा मिल करके ये दुग्ध वाहिनी का निर्माण कर देती हैं यहाँ पे, जिससे जिससे इसमें आकर के भरने लगता है दूध, और दूध दुग्ध नाल को दे देता है, और दुग्ध नाल चुंचक द्वारा बाहर निकल जाता है। इस प्रकार प्रत्येक स्तन में 15 से 20 दुग्ध नाल होती हैं, जो चुच्चू के शिखर पर एक अलग छिद्र द्वारा बाहर निकलती हैं। तो यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं कि जो दुग्ध नाल जो होती हैं वो 15 से 20 लगभग होती हैं, 20 की संख्या में पाई जाती हैं। और यहाँ पे ये चुनचुक द्वारा मिल करके चुनचुक द्वारा बाहर जो है खुलती हैं, जिससे दूध का स्राव होता है, दूध जो है बाहर की तरफ निकलता है। दुग्ध नाल एक साथ मिल करके और यहाँ पर चुनचु का निर्माण करके और दुग्ध का बाहर यानी कि बाहर निकालती है यहाँ से। बाहर खुलने से पहले इनका कुछ एक भाग छोटी सी तुम्बिका के रूप में फूला रहता है। तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि दुग्ध नाल के बाहर खुलने से पहले यानी कि चुंचक के पास आने से पहले ये भाग तुम्बिका का निर्माण करती है, यानी कि पूरी तरह से फूल जाती हैं। दूध के स्राव और वसा के स्रावण से जो है और पेशी के बढ़ने से जो है यहाँ पे ये भाग फूल जाती हैं, और ज़्यादा दूध के स्रावण से भी ये फूल जाती हैं, जिस भाग को हम तुम्बिका कहते हैं। फूलने के बाद ये तुम्बिका का निर्माण करती हैं। उसके बाद तुम्बिका जो है दुग्ध नाल में खुलती हैं, और दुग्ध नाल चुंचक में खुलती हैं, और खुल करके दुग्ध का स्रावण कर देती हैं यहाँ से। तो आप सबको आज का टॉपिक कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, तथा जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।